लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तो इसके लिए भी पहली टिप यही है पेपर 2 के क्वेश्चन के लिए कि आप लोगों ने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है। मेरे पास हाइलाइटर है, आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में हाइलाइटर नहीं लेके जा सकते, तो आप लोगों ने पेंसिल लेके जानी है और पेंसिल से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है ताकि बार बार आपको एक ही सवाल ना पढ़ना पड़े। Question number 1, figure 2.1, okay, shows a man pushing a heavy box with a force P. यहाँ पे एक बंदा एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है और जो फोर्स लगा रहा है ना वो फोर्स P है। A frictional force F acts in the horizontal direction. ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि यू कैन सी बॉक्स और ग्राउंड के दरमियान है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिटली एक्ट कर रही है और हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है। The forces on the box are balanced. The forces on the box are balanced and the box is stationary. ठीक है, बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है बताओ? What is mean by balanced forces? Anyone remember? What is mean by balanced forces? Does anyone remember? शाबाश। तो अगर आपको कहा जाए डिफाइन बैलेंस फोर्सेस, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस फोर्सेस, सो द वन वर्ड आंसर यू कैन गिव इज व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, यहाँ पे ऐड करते हैं, चलो बाद में ऐड करूँगा, भाई क्या लिख देते हैं। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, याद रखो। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि व्हेन रिजल्टेंट फोर्सेस आर इक्वल्स टू जीरो। सेट व्हाट इज मीन बाय बैलेंस फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। हम बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखेंगे कि द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अच्छा, पार्ट 2, ए का पार्ट 2। The frictional force in figure 2.1 does not produces any heating effect. Said what must happen for the frictional force to produce heating? We just have started questions. कौन आया? सारा बस एक सिंपल क्वेश्चन किया। ऑलराइट, सारा एक सिंपल क्वेश्चन किया हम लोगों ने कि व्हाट इज मीन बाय बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस ये किया। हाँ जी, हाँ जी। The frictional force in figure 2.1 does not produce heating. अब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा। देखो ज़रा ध्यान से समझो कि देयर इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग, बट देयर इज़ नो हीटिंग इफेक्ट। वाई, क्यों? और ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हीटिंग इफेक्ट आएगा? कोई है लाइक बच्चा यहाँ पे जो बताना चाहे? शाबाश। ठीक है, अगर आप अपने हाथों को जोड़ लो, अगर अपने हाथों को जोड़ लो, ठीक है, और मूव नहीं करवाओ, तो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा ना? सारा उन्होंने कहा है, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन, आपने शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप लेट आई हैं, कि एक बंदा है वो बॉक्स को पुश कर रहा है एक फोर्स पी से, और देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग विच इज़ एफ, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। बॉक्स मूव नहीं कर रहा, बॉक्स इज स्टेशनरी। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा। तो क्या करना पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट लाने के लिए? बॉक्स को मूव करवाना पड़ेगा। अपने हैंड को साथ जोड़ के रखो, जैसे माफ़ी मांगते हैं। ओके, देयर इज़ नो हीटिंग इफेक्ट, बट इफ़ यू स्टार्ट रबिंग देम you will notice there is a heating effect. ठीक है, so in order to produce heating effect, ठीक है, the box must move, the box must move।
और एक और बात याद रखना कि यहाँ पे 2 लाइनें दी हुई हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपने दोनों लाइनों को यहाँ तक भर के आना है। 1 मार्क का मतलब ये आपने 1 पॉइंट लिखना है, ठीक है? 1 पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट लिखना है आपने सिर्फ। ओके, नेक्स्ट सवाल। अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी डिस्क्राइब वन अदर पॉसिबल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ठीक है, याद करो। डिस्क्राइब, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced। ठीक है, एक तो फोर्सेस तब बैलेंस होती है ना, एक तो फोर्सेस तब बैलेंस होती है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। और बताओ एक और स्टेट ऑफ मोशन बताओ जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं। मुझे सिर्फ नूर फातिमा का रिप्लाई आया है, अगर आप लोग भी याद करें कि मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें मैंने क्या पढ़ाया था। आई गेस रिप्लाई स्क्रीन के सामने है, ज़रा मुझे देख के बताएं इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, कहाँ पे हो? रुहामा का रिप्लाई आ गया मुझे, अनुष्का का नहीं आया मुझे, सारा का नहीं आया, तैयबा का नहीं आया, अनुष्मिया का नहीं आया। आप लोग भी बताएं मुझे। ओके, ठीक है। When an object is moving with a constant speed, box should move at a constant speed. Constant speed. Or the speed of the box should be constant. इस तरह भी कह सकते हैं। When P is 100, अच्छा अब ये सवाल आ गया, इसके लिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। When P is equals to 100 न्यूटन्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि जब ये P is equals to 100 न्यूटन्स, ठीक है, F is equals to 85 न्यूटन्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज इक्वल्स टू 85 न्यूटन्स। इट इज इक्वल्स टू 85 न्यूटन्स, ठीक है। द मास ऑफ द बॉक्स इज 25 kg। हमें बॉक्स का मास भी गिवन है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड करो। ऑलराइट, बॉक्स का मास कितना है? बॉक्स का मास 25 kg। बॉक्स का मास है 25 kg। कितना मास है? 25 kg बॉक्स का मास है, ठीक है। अच्छा जी, तो याद रखो कि हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है। आपको जो एक फार्मूला कराया था वो मुझे कौन बताएगा? मैंने एक फार्मूला करवाया था, किसी को याद है फोर्स का? ओके, एनीवन एल्स? नहीं, फोर्स ओवर मास तो नहीं था। यस, शाबाश। F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फोर्स जो है ना, ये है रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा जी, तो मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। अब मेरे पास दो फोर्सेस एक्ट करनी है, एक ये P और एक ये F विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। आई नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फर्स्ट। शाबाश। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 minus 85 you get 15। शाबाश नूर फातिमा, 15 न्यूटन्स टूवर्ड्स द राइट। शाबाश अनुष्मिया, 15 न्यूटन्स टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो 15 न्यूटन्स आपके पास आपकी फोर्स है। मास कितना है? 25 इंटू एक्सेलरेशन। अगर अब आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, आप इस 25 को वहाँ जाके डिवाइड कर दोगे। 15 डिवाइडेड बाई 25 विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता है? 15 डिवाइड बाई 25 इज 0.6। 0.6 acceleration is equal to 0.6 meters per second squared. I hope it makes sense to everyone. Is it clear?
ये समझ आया आप लोगों को? ये पूरा सवाल आसान था ना? मज़े का था सवाल, बिल्कुल मज़े का था, आसान भी था। अभी मुश्किल सवाल में लाया ही नहीं, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ऑल टुगेदर 6 क्वेश्चंस टुडे। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन। ओके, अंडरलाइन करेंगे, है ना? Figure 1.1 shows the direction of four forces acting on a racing car as it travels in a horizontal straight line. ठीक है, अब मुझे आप लोग एक एक करके इन फोर्सेस के नाम पता हो गया, मैं नाम लूँगा सबके। सबसे पहले मुझे बताओ ये फोर्स सी कौन सी है जो कि डाउनवर्ड जैक कर रही है? नूर फाता मुझे आप बताएंगे, इस फोर्स सी का नाम बताएं जो डाउनवर्ड जैक कर रही है। इस फोर्स सी का नाम बताएं, शाबाश। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया। ओके, अब मुझे बताएंगे, एक मिनट जरा, अब मुझे सारा मोहसिन बताएंगे। सारा आप मुझे ये बताएं, फोर्स जी जो कि गाड़ी के बैकवर्ड जैक कर रही है, गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है, ये गाड़ी के बैकवर्ड जैक कर रही है, इस तरफ एक्ट कर रही है, कौन सी फोर्स है ये? फ्रिक्शन। ओके, इसके अलावा एक और फोर्स है, ऑल ऑप्शंस आर बीइंग शोन। वो मैंने नीचे ही दिखानी ना, नीचे फिर पता चल जाएगा आप लोगों को, मैंने जानबूझ के छुपाया हुआ है। हाँ जी, है रेजिस्टेंस, नहीं मैंने जानबूझ के छुपाया हुआ है, अगर मैं दिखा दूंगा फिर तो आपको पता चल जाएगा, है ना? ऑप्शन देख के तो बता दोगे आप लोग, मैंने ये देखना है कि याद है कि नहीं। शाबाश, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब तैयबा मुझे आप बताएं कि जो फॉरवर्ड फोर्स है वो कौन सी है? ये फॉरवर्ड फोर्स जो बी है ये कौन सी फोर्स है? तैयबा बताएंगे मुझे। जो लोग बच जाएंगे उनसे इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन करूंगा मैं, सबसे क्वेश्चन होंगे। ये फॉरवर्ड फोर्स बी कौन सी है, क्या ख्याल है? जो आगे की तरफ फोर्स है, गाड़ी क्या कहेंगे उसे? जो गाड़ी का इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है गाड़ी को आगे मूव करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ये सवाल है तैयबा का। फोर्स ऑफ ड्राइविंग, या थोड़ा सा रीअरेंज करें, ड्राइविंग फोर्स, इसे कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। ओके, अब मुझे ये बताएंगी अनुष्मिया, अनुष्मिया मुझे आप बताएं कि ये फोर्स कौन सी है? फोर्स ए जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और हिंट देता हूँ ये टायर से एक्ट कर रही है, इधर से एक्ट कर रही है, इन दोनों जगह से एक्ट कर रही है, इन दोनों टायरों से एक्ट कर रही है। मैंने हिंट दे दी बहुत बड़ी। शाबाश, कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने हिंट दी थी कि गाड़ी आगे की तरफ ड्राइविंग इंजन फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। अच्छा, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, शाबाश, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। और अब आप इस सवाल आराम से कर लोगे, इसको मैच करना है, आओ मैच करते हैं। फोर्स ए कौन सी है? फोर्स ए आपके पास है, फोर्स ए आपके पास है कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं इसे। फोर्स बी आपके पास है ड्राइविंग फोर्स, शाबाश। फोर्स सी आपके पास है वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड फोर्स जी आपके पास है एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। ओके, नीचे आ जाते हैं। द टेबल शोज द साइज ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार एट वन टाइम, ठीक है, एक टाइम इंटरवल पे ना इन सब फोर्सेस का ए बी सी और डी का मैग्नीट्यूड गिवन है।
द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज 10 न्यूटन पर kg, द मास ऑफ द कार, हमें मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए थोड़ा जूम आउट किया ताकि नज़र आ सके सारा, ठीक है। मास फाइंड आउट करने के लिए यूनिट W इज इक्वल टू mg, ऐसा ही है ना। अब क्या आपको गाड़ी का वेट पता है? ये C जो थी गाड़ी का वेट था, और यहाँ पर भी C गिवन है हमें। तो गाड़ी का वेट कितना हुआ? 8000 न्यूटन्स। 8000 न्यूटन्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपको 10 दी हुई है। अब क्या हम मास निकाल सकते हैं? मास को सब्जेक्ट बनाते हैं, 10 को वहाँ जाके डिवाइड करवाते हैं। 8000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है आपके पास? 800 kgs। 800 kgs जो है आपका मास है। शाबाश, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं नीचे। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब गाड़ी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, गाड़ी की शक्ल का, या किसी तरह गाड़ी को नीचे ले आते हैं। ठहरो, आई कैन डू दिस, ठीक है। बेसिकली आई कैन ब्रिंग द कार डाउन। लेट मी सी इफ आई हैव दिस फीचर। Let's bring this car over here. Okay, let's see if I can. Okay, मैं ले आया गाड़ी नीचे। ये हमारी गाड़ी जो है वो नीचे आ गई है। ये आ गई हमारी गाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी फोर्सेस एक्ट करनी है। अच्छा, जो फोर्स ए है, फोर्स ए इज 8000, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। फोर्स ए जो है इट इज़ 8000 न्यूटन्स। फोर्स सी भी 8000 न्यूटन्स है। फोर्स बी 1000 है और फोर्स डी 600 है। फोर्स बी 1000 है, दिस इज 1000, ठीक है, एंड दिस इज 600। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कैन आई कैंसिल फोर्स ए एंड फोर्स सी? कैन आई कैंसिल दीज टू? They have the same magnitude and they are in opposite direction. Yes, we can cancel them out. शाबाश। और अगर बात की जाए फोर्स डी और फोर्स बी की, तो दोनों क्या है? दोनों दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कैन वी यूज द एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल? कैन आई सब्ट्रैक्ट 600? शाबाश, 600 from 1000? Yes I can, and I am left with 400 न्यूटन्स इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। और हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। डायरेक्शन नहीं पूछी हुई तो आप नहीं बताओगे। 400 न्यूटन्स इज आवर आंसर। 400 न्यूटन्स, ठीक है। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? ये सवाल यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलें, आ जाओ। इस सवाल का एक और पार्ट भी है जिसमें हमसे एक्सेलरेशन निकलवाई जाएगी। ओके, यहाँ पे देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखो मैंने कहा था ना, अब इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए याद हो कि F इज इक्वल टू ma। क्या हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है? क्या हमारे पास इस गाड़ी का मास है? बिल्कुल है। तो वो आपसे एक्सेलरेशन ही निकलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको पहले ये 2 सवाल करवाए, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma हम यूज़ करेंगे। फोर्स कितनी है? फोर्स इज 400 न्यूटन्स। मास कितना है? मास इज 800 kgs into acceleration. Now it's 400 not 4000, sorry, ठीक है। To find acceleration I will take this 800 on the other side. These are difficult questions है भाई, बहुत difficult questions हैं। ये होते ही नहीं है सवाल, ये मैंने आसान किए हुए हैं। अभी आगे आएंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। आप लोगों को इजी लग रहा है ना? मैं टाइम लगा के समझा रहा हूँ ना। अगर मैं जल्दी करूँ आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैंने जो है ना, बेसिकली यू कैन से कि मैंने अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है ना वो
थोड़ा सा अगर मैं एकदम में डिफ़िकल्ट लिया था, आप कहते भाई ये क्या है, मैं कैसे करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इजी है, मतलब ये भी इजी नहीं है, दे आर हार्ड बट नॉट सो हार्ड, और बहुत मुश्किल नहीं है, मीडियम है, अभी मुश्किल आएंगे इंशाल्लाह। 400 इज इक्वल टू 800 टू एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है, विल गिव मी एक्सेलरेशन। सो 400 और मे बी 4 डिवाइड बाई 8 gives me 1/2 0.5 meters per second square। अब ये सवाल देखो यहाँ पे, जरा समझ ध्यान से। At an other time the car is traveling at a speed of u। ओके, क्या है यहाँ पे, सिनेरियो गिवन है, ड्राइंग बनाएंगे। At an other time, ओके, एक अदर टाइम के ऊपर the car एक मिनट, ओके, at another time the car is traveling at a speed of u, ठीक है, ये स्पीड हमें नहीं पता, दिस स्पीड इज u, दिस स्पीड इज u, ये सवाल मुश्किल है। ऑलराइट, इट देन एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड्स तक गाड़ी एक्सेलरेट करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक है, मतलब इनिशियल स्पीड u थी, 5 सेकेंड्स तक ये एक्सेलरेट करती है, और 5 सेकेंड्स के बाद जो एक्सेलरेट करती है ना, वो करती है 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड की एक्सेलरेशन से, और 5 सेकेंड के बाद इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 20 meters per second, and we have to find this speed u, ठीक है। अब लॉजिकली भी किया जा सकता है, बट हम लोग करते हैं फॉर्मूले के साथ। मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? अब ये कैसे पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें रिलेट हो रही हैं, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, और ये तीनों चीज़ें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आती हैं। ये डेल्टा लिख रहा हूँ, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, शाबाश, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब जो चीज़ें आपके पास हैं वी विल स्टार्ट प्लगिंग देम इन, ओके। तो एक्सेलरेशन इज 1.6 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी निकालते 20 माइनस यू, ऐसे ही है ना, 20 में से यू को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है, टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो फाइंड दिस, मैं पहले 5 को वहाँ लेके जाऊँगा, 6 से डिवाइड करूँगा, तो 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6 कितना आता है आपके पास, 8, दिस इज 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस यू को यहाँ ले आते हैं और 8 को यहाँ ले जाते हैं, तो u इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, ठीक है, u इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स पर सेकेंड। आई समझ, आपकी जो u स्पीड थी इट वाज 12 मीटर्स पर सेकेंड। ये सवाल समझ आया? अब देखते हैं कि हमने इसको लॉजिकली भी कर सकते थे, कैसे, पर सेकेंड, ठीक है। देखो गाड़ी ने ना 5 सेकेंड्स के लिए इतनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, मतलब हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में 1.6 मीटर्स पर सेकंड का इंक्रीज आता रहा। और अगर हम देखें कि भाई 5 सेकंड्स में गाड़ी की स्पीड में चेंज कितना आया, तो हम कैसे निकालेंगे, वी विल डू सिंपली 5 सेकंड्स इंटू 1.6, हर सेकंड में 1.6 का इंक्रीज आ रहा था, तो 5 सेकंड्स के बाद कितना इंक्रीज आएगा स्पीड में, 8 का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि u के बाद हमने 8 प्लस किया तो हमारे पास 20 आ गया, और अगर 8 माइनस करेंगे तो वापस चले जाएंगे। यू कैन डू दिस वे एज वेल। हाँ जी, ये बेसिकली यही तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को तोड़ दिया करें। इफ़ अ क्वेश्चन इज ट्रिकी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट ब्रेक इट अप इनटू पार्ट्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी तोड़ा इसको, ओके।
स्टेप वाइज करेंगे फिर नहीं अटकेंगे। मैं इसीलिए आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि सवाल मुश्किल ना लगे आपको। ऑलराइट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे द डिफिकल्टी लेवल की विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन लेट मी सी करना है अभी, अब बात भी करना है। अच्छा ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ी और रिलेवेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल करते हैं, ये ज़रा मज़े का है और डिफ़िकल्ट भी है। ओके, अब यहाँ पर फोकस करें। 10 मिनट रह गए। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठहर जाओ, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद आपको दूसरा एक्सप्लेन करना होगा। ओके, द एरो हैज़ अ मास ऑफ 0.018 kg। इस एरो का जो मास है ना, इट इज़ 0.018 kg एंड इज इनिशियली एट रेस्ट, और रुका हुआ है। द एरो लीव्स द बो। ओके, नाउ प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द एरो, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। दिस इज़ द एरो। इस एरो का जो मास है ना, इस एरो का जो मास है, इसका मास है 0.018 kg, ठीक है। द एरो लीव्स द बो 0.011 seconds आफ्टर द बो स्ट्रिंग इज रिलीज्ड। क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि इस बंदे ने इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था। ये वाला कर लेते हैं। इस बंदे ने यहाँ पे स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था, ठीक है। जब उसने स्ट्रिंग को छोड़ा ना, तो 0.011 सेकेंड्स के बाद जो है ना, वो रिलीज हो गया। वो जो ये बेसिकली एरो था ना, ये बो से रिलीज हो गया, ठीक है। When it leaves the bow, the velocity of the arrow is 95 meters per second. जैसे इसने इस बो स्ट्रिंग को छोड़ा, ये एरो रिलीज हो गया, ओके। और जब ये एरो यहाँ पहुँचता है, मतलब ये जब एरो जो है ना, यहाँ से देखो यहाँ पे, जब ये एरो इधर पहुँचता है, बिल्कुल बो से बाहर निकलता है ना, तो इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड थी 95 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द एरो ड्यूरिंग द 0.01 सेकेंड्स, 0.011 सेकेंड्स, ठीक है। टू फाइंड एक्सेलरेशन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले एरो की स्पीड 0 थी, है ना, और बाद में कितनी होगी? 95। 95 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम, और कितना टाइम लगा इसको ये स्पीड रीच करने में? 0.011 सेकेंड्स, है ना, ऐसा ही है ना, 0.011 seconds लगे. Now if someone can calculate for me, or if I can do it myself, 95 divided by 0.011, you get 8,636. 8,636. Sorry. 8,636.4. ठीक है. अच्छा, any questions up till now? Yes, you can write it 8,600. Basically, in physics, you can round off all your answers up to two significant figures. Yes, you can round them off up to two significant figures. The average force exerted on the arrow during 0.01 seconds. अब इस 0.01 सेकेंड्स के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट की गई, जिसके बाद वो ये स्पीड अचीव कर पाई, वो फोर्स हमने बतानी है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अब मेरा सवाल आप लोगों से, ये कान खोल लो ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी बात करने लगा।
हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हम एक्सेलरेशन की ये वैल्यू यूज़ करेंगे या फिर राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, क्या ख्याल है? हम इधर पहली वाली एक्यूरेट वैल्यू यूज़ करेंगे या फिर राउंडेड ऑफ वाली? नहीं, राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू कभी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू कभी नहीं यूज़ करनी। जब एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट और आपने उसमें पहले पार्ट वाला आंसर यूज़ करना हो तो आप उसका एक्यूरेट वैल्यू यूज़ करोगे, राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए वी नीड मैथ कितना था? मैथ वाज 0.018 kg, है ना? 0.018 kg, ठीक है। 18 multiply by the force which is acceleration which is 8006 to mass हमें given था 0.018 and this is our acceleration. Let's calculate it, ठीक है। फोर्स कितनी है? 0.018 मल्टीप्लाई बाय 8636 we get 155.4 155.4, ठीक है, न्यूटन्स। ये आपकी फोर्स है। ये सवाल समझ आया? अब आगे चलें। अच्छा, ये सवाल देखो अब ध्यान से। In practice, the force exerted on the arrow gradually decreases to zero during firing, ठीक है। Sketch a possible speed time graph for the arrow as it is being fired. दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो। In practice मतलब रियल लाइफ में the force exerted on the arrow, जो फोर्स एरो पे exert हो रही थी, gradually decreases to zero during firing, कि मतलब जब फोर्स अप्लाई की गई, जब इसको सडनली एक्सेलरेट किया गया तो कुछ देर के बाद जो है ना द फोर्स बिकम्स ज़ीरो। अब मुझे बताओ व्हाई डज द फोर्स बिकम ज़ीरो? एनी गेसेस? व्हाई डज द फोर्स बिकम ज़ीरो? नो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स ज़ीरो कब होती है? रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो कब होती है? रिजल्टेंट फोर्स दो सिनेरियोज में ज़ीरो होती है, या तो रुक जाए या फिर रुकने वाला तो यहाँ पे सूट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, रुकने वाला कि एक चीज़ रेस्ट पे है वो सिचुएशन यहाँ सूट नहीं कर रही। बैलेंस फोर्सेस ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि फोर्सेस बैलेंस हो गए। दो सिचुएशन होती हैं फोर्सेस बैलेंस हो जाए। पहली सिचुएशन होती है कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, वो तो मूव कर रहे हैं ना। नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे ही एरो को रिलीज किया गया ना, इट सडनली एक्सेलरेट्स, ठीक है, और एक सडन स्पीड पे पहुंच गया, लेकिन द फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। इफ अ कार स्टार्ट्स टू मूव, इट एक्सेलरेट्स, ठीक है, एंड इट सडनली गेट्स टू अ पॉइंट वेयर द एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। वो कार क्या करती है? वो कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड नाउ, नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, mass into acceleration। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी, नो मैटर व्हाट द mass is, resultant force will always be zero, ठीक है। तो द बो मस्ट हैव started moving with a constant speed। छोड़ा, एक्सेलरेट किया, अब हो सकता है वो इसी स्पीड से मूव कर रहा हो कॉन्स्टेंटली, हो सकता है वो इसी मूव से कॉन्स्टेंटली मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो 0.011 सेकेंड्स तक क्या होता है? इट रीचेज a speed of 95 मीटर्स पर सेकेंड, और उन्होंने कहा है द फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ, देखिए फोर्स कब डिक्रीज करेगी? द फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मैस एंड एक्सेलरेशन। मैस को तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा ना। तो फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स के साथ कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने इन दोनों में से किसी के साथ भी कोई छेड़खानी की होगी।
अब मैथ्स के साथ तो छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ तो कर सकते हैं। नाउ दे बोथ आर इन न्यूमरेटर, मतलब दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। इन दोनों का भाइयों वाली जोड़ी है। अगर आप एक्सेलरेशन को डिक्रीज करते हो, द फोर्स विल डिक्रीज एज वेल। ठीक है, तो जो फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड इट इवेंचुअली गेट्स जीरो। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मस्ट ऑल्सो डिक्रीज ग्रेजुअली 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 एंड बिकम जीरो। समझ आई? तो हम लोग ये दिखाएंगे दी एक्सेलरेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड इट बिकम जीरो। पहले हम लोग स्लोप ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है, और फिर कम स्लोप दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। ऐसे ही बनाएंगे ना? एम आई राइट? इज दिस ग्राफ करेक्ट? कहाँ गए सारे? सारा मोशन लेफ्ट, ओके, गायब हो गए वो सारे। समझ आइए? क्लियर हुआ है? समझ आया? समझ आया? विथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर। यू विल डील विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगा हर किसी के साथ किस तरह डील करना है। कोशिश क्या करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपने आप को समझाओ क्या करना है यहाँ पे। मैं आपको ना क्लास के एंड में एक ऐप बताऊंगा, एक सीक्रेट ऐप बताऊंगा, ठीक है, एक सीक्रेट ऐप बताऊंगा जिससे आप हर सवाल समझ सकते हो। बहुत बहुत आपको इजी वर्ड्स में समझाएगा वो, इसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और हार्ड क्वेश्चंस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं समझा रहा हूँ। ये समझ आगे जाने देना, आगे जाएं हम लोग, समझ आ गया? क्वेश्चन को बाय बाय कर दें, क्या ख्याल है? ओके, तो कौन सा सवाल था नेक्स्ट? ये सवाल करिए नाउ, ये वाला सवाल। नाउ वी हैव अ रेसिंग बाइक, अ मोटर बाइक, ठीक है, अ मोटर बाइक। Okay, this is a मजेदार question as well. Figure 1.1 shows a motorcycle during a race. Okay, the motorcycle accelerates along a straight section of a track from a speed of 40 meters per second to the maximum speed. एक मोटरसाइकिल की तस्वीर है during the race. It accelerates along the straight section of the track from a speed of 40 meters per second to the maximum speed. Figure 1.2 is a speed time graph. ये एक speed time graph है for the motorcycle along the straight section of the track. ठीक है, अच्छा मुझे देख के बताओ यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है, जरा देखो यहाँ पे। What is the maximum speed on this graph? मीटर्स पर सेकेंड। आई गेस आप नंबर लिखना भूल गई नूर फातिमा। यस 80, शाबाश। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? द मैक्सिमम स्पीड इज 80 meters per second, ठीक है। द mass of the motorcycle is 180 kgs. Let's highlight this. This is important information. मोटरसाइकिल का mass is 180 kg. Okay. For the time 0 to 2.2 seconds determine the acceleration of the motorcycle. 0 से लेके 2 seconds तक you have to determine the acceleration, ठीक है। It's a straight line. इसका मतलब ये है कि भाई acceleration is constant at all the points, right? Straight line means acceleration is constant at every point, ठीक है। तो how to find the acceleration? We can simply take change in speed, ठीक है, change in velocity divided by time taken. मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। ओके, चेंज इन स्पीड निकालते हैं तो 1 से लेके 2 सेकेंड्स तक। पहले सेकंड में स्पीड 40 थी, ठीक है, इनिशियल स्पीड बस 40 एंड द फाइनल स्पीड कितनी थी? द फाइनल स्पीड वाज, यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी फाइनल स्पीड है। जैसे अगर रोल किया जाए 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, योर फाइनल स्पीड इज 55। और टाइम कितना लगा? टाइम वाज 2 seconds, राइट।
लेट्स फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज 55 minus 40 divided by 2, we get 7.5. 7.5 meters per second squared. 7.5 meters per second squared. Does it make sense? समझ आया? आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक? काफी कर लिए। नेक्स्ट सवाल ये, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल। अब हमें मतलब क्या है कि 0 से 2 सेकंड्स तक जो गाड़ी पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट की, जिसकी वजह से गाड़ी ने इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, वी हैव टू फाइंड दैट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू ma, ऐसा ही है ना। व्हाट इज फोर्स? फोर्स कितनी है? फोर्स फाइंड करनी, सॉरी क्या हो गया मुझे। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है? मास है 180 kg, ऊपर लिखा हुआ है देखो ध्यान से 180 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन विच इज 7.5, क्या आता है आंसर? 180 इंटू 7.5 we get 1350 newtons। 1350 न्यूटन्स। यहाँ तक क्लियर है? किस चीज़ में 7 मिनट्स लेफ्ट? ओके ओके, बड़ा ध्यान रख रहे हो आप लोग टाइम पे, क्या बात है। ये भी आखिरी सवाल है भाई, आखिरी सवाल है, टेंशन नहीं लो। The driving force acting on the motorcycle remains constant throughout the 12 seconds spent on the straight section of track। ठीक है, मतलब यहाँ से ना गाड़ी ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और यहाँ तक एक्सेलरेट करी थी। क्या हो गया? मुझे हार्ट अटैक आ जाना था। किसकी आवाज़ थी ये? ये कौन था? मुझे भी दिल का दौरा पड़ने लगा था, एकदम डरा दिया मुझे। खैर खैर ओके, एकदम आवाज़ आई। थोड़ा ख्याल रखा करें, माइक बंद करके आया करें, मेरा दिल बहुत नाजुक है भाई। ओके, मतलब ये है कि भाई ड्राइविंग फोर्स सेम थी, गाड़ी जो इंजन तो फोर्स लगाई थी ना इन 12 सेकंड्स में वो सेम रही थी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, अब इसको देख के बताओ कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुई ड्यूरिंग द टाइम। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस राइट एंड बिकम जीरो। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो, ऐसे है ना। पहले ग्रेडियंट ज़्यादा था, बाद में ग्रेडियंट कम हो गया, इट में अब डिक्रीजेस, और बाद में स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब इट बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड बिकम जीरो। द एक्सेलरेशन ठीक है डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो। इजी पीसी। नेक्स्ट सवाल, explain in terms of the forces acting why the acceleration changing in this way। मतलब acceleration इस तरह क्यों change हुई? explain in terms of forces acting, explain in terms of forces acting why the acceleration changes in this way। ड्राइविंग फोर्स तो सेम थी, फिर इस तरह चेंज क्यों हुई? सोचो, the car speed is increasing। याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं दिखा देता हूँ कि भाई जब गाड़ी की स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो क्या होता है, जो दूसरी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। याद करो, ये देखो यहाँ पे, अगर गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो कौन सी फोर्स इंक्रीज होगी? जब गाड़ी की फोर्स इंक्रीज हो रही होगी तो जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो कौन सी फोर्स? कार स्पीड कांस्टेंट फोर्स माइट बी बैलेंस। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। कार इज स्पीडिंग अप। ठीक है, कार इज स्पीडिंग अप, ओके, एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है ना। तो मुझे बताओ, जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करती है, जब कोई किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज करती है तो कौन सी फोर्स इंक्रीज होती है? अगर आप हल्की गाड़ी में हाथ बाहर निकालो और तेज़ गाड़ी में हाथ बाहर निकालो तो हवा
जो आपके हाथ से टकराती है, हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी ना, वेयर इज द कार, ओके यहाँ पे देखो, जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी पहले चल रही थी 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर्स पर सेकंड स्पीड चल रही थी, अब गाड़ी चल रही है 40 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। फॉर एग्जांपल करो कि आगे वाली ड्राइविंग फोर्स जो थी ना, इट वाज 400 न्यूटन्स, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन से पहले, स्पीड अप करने से पहले जो रेजिस्टेंस थी, एयर रेजिस्टेंस, इट वाज 100 न्यूटन्स। अब ड्राइविंग फोर्स तो सेम ही है, ठीक है। पहले रिजल्टेंट फोर्स 300 न्यूटन थी, और अब क्या हुआ, जैसे स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज, इट बिकम्स 300 न्यूटन, ओके। अब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स के साथ इट बिकम्स 100 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर गई। तो हम ये बताएंगे कि एज द बाइक की स्पीड इंक्रीजेस, द फ्रिक्शनल फोर्सेस, द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। और जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, और जब फोर्स रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी, द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज वेल, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए F इज इक्वल टू एम ए, अगर मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाऊं तो F अपॉन एम इज इक्वल टू ए और F जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, इनका रिलेशन बड़ा पक्का और मजबूत है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप फोर्स को डिक्रीज करते हो, द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज वेल। समझ आया ये सवाल? क्या मैं लिखना स्टार्ट करूं? क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? मैं स्टार्ट राइटिंग? कंफर्म करो मुझे, शाबाश। 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, 3 मार्क्स का सवाल है। नूर फातिमा, तैयबा, सारा, मोहसिन, जितने भी लोग हैं सब मुझे कंफर्म करो। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? श्योर आई कैन, श्योर आई कैन, ठीक है। तो देखो, अच्छा आपने ये तो नोटिस किया होगा ना कि जब आप गाड़ी में हल्की स्पीड में जा रहे हो तो आप हाथ बाहर निकालो तो आपके हाथ पे जो हवा टकरा रही होती है ना, वो कम फोर्स लगा रही होती है। अगर आप तेज स्पीड से जा रहे हो तो आपके हाथ पे जो एयर के पार्टिकल्स टकरा रहे होते हैं वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, आपको ज़्यादा पुश फील होता है। एग्री करते हो कि नहीं? शाबाश, बताओ एग्री करते हो कि नहीं? एग्री, जल्दी बताओ। रोहामा, मैं समझा रहा हूँ, जल्दी से मुझे कंफर्म करो। यस, ठीक है। अब एज्यूम करो ड्राइविंग फोर्स सेम थी, गाड़ी 400 न्यूटन्स की फोर्स लगा रही थी। पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर्स पर सेकेंड, एज्यूम कर लो, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो रेजिस्टेंस थी, एयर रेजिस्टेंस थी, इट वाज 100 न्यूटन्स, ठीक है, वो 100 न्यूटन थी, ओके। अच्छा, अगर मैं भी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालूँ, वो कितनी आएगी? रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आएगी 300 न्यूटन्स, मानते हो? रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है, रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि भाई गाड़ी एक्सेलरेट कर रही थी, आगे वाली ड्राइविंग फोर्स तो सेम ही थी ना, इट वाज 400 न्यूटन, ये नहीं चेंज हो रही। अब गाड़ी की स्पीड हो गई, जो गाड़ी की स्पीड थी वो हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी ना तो हवा के पार्टिकल्स और ज़ोर से टकराएंगे गाड़ी के साथ, ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी। जो रेजिस्टेंस थी, एयर रेजिस्टेंस, इट इंक्रीजेस टू 200 न्यूटन, बढ़ गई। ये रैंडम एग्जांपल्स जो है वैल्यूज की सिर्फ समझाने के लिए। रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। अगर मैं अब निकालूँ रिजल्टेंट फोर्स तो वो कितनी आएगी? अब रिजल्टेंट फोर्स आएगी 200 न्यूटन्स, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर गई। अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। एज्यूम करो गाड़ी की स्पीड, फोर्स, ड्राइविंग फोर्स उतनी थी, अब जो स्पीड थी ना गाड़ी की वो हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, ये 300 न्यूटन्स हो गई। जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स थी ना, वो आपके पास हो गई 100 न्यूटन्स, फोर्स और डिक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती जाएगी ना, आपकी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होती जाएगी। अब समझ आई? इज इट क्लियर नाउ? जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करेगी, पीछे वाली फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, जो रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दे विल इंक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो कम हो जाएगा। और जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी, द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज वेल, ठीक है। जल्दी से लिखते हैं, बस 1 मिनट दो, मैं जल्दी से लिख लूँ फटाफट। as the car speeds up, ठीक है,
the air resistance increases, air resistance increases, ठीक है, uh, due to which the resultant force